हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा यानी कि क्लास 10th के सोशल साइंस के पेपर की। यहाँ पर हम पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको पता है कि आपको टाइम जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है। इससे मैं यहाँ पर आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जिसको यहाँ पर आपको अच्छे से रीड कर लेना है। जैसे आपको पेपर की छोटी सी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से यहाँ पर गिवन है। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है। जैसे कि सेक्शन ए है, यहाँ पर जो है वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू होते हैं और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हम देखेंगे, जिससे यहाँ पर आपको बोर्ड की एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो इसको डिवाइड किया हुआ है और इसके पार्ट हैं जो एमसीक्यू में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 2, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो है वो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आर्थिक मंदी की शुरुआत है वो 1929 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ब, जमशेदपुर में यहाँ पर जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो है इसका राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर जो है वो 5th क्वेश्चन का आंसर है। फिर है 6th क्वेश्चन, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर चलता है। फिर है 7th क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म दर पर आधारित होता है, यानी कि बर्थ, यानी कि द ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ब, आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शन, यानी कि अशिक्षा, इलिटरेसी यहाँ पर जो है वो इसका सही कारण रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, फसल उद्योगों के लिए, यानी कि फसल को उगाने के लिए, उसके लिए फर्टिलाइजर वगैरह जो लगते हैं उसके लिए यहाँ पर जो है वो मुख्यतः कर्ज की आवश्यकता रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो ऑप्शन डी, यानी कि द ऑप्शन जो है उसमें राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि वैश्वीकरण जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो है वो हमें भरने हैं। तो इसमें यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन डैश के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी, यानी कि हम यहाँ पर जो आंसर फिल करेंगे ये होगा स्वदेशी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक डैश के नाम से जाने जाते थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गिरमिटिया। यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर जो है वो आपने सेकंड चैप्टर में आपने ये वाला पार्ट पढ़ा होगा। तो गिरमिटिया मजदूर उनके बारे में यहाँ पर जो है वो बताया गया है उस चैप्टर में। तो ये यहाँ पर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द ने कहे। तो ये किसने कहे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने यहाँ पर ये शब्द कहे थे, ये राइट आंसर होगा इसका। 4th है, औसत आय को डैश आय भी कहा जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। 5th है, भारत में करेंसी जारी करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आरबीआई जो है वो जारी करता है।
फिर है सिक्स्थ, भारत में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। जैसे कि पहला है तो पहले का आंसर हो जाएगा स्वदेशी, दूसरे का यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर, तीसरे का हो जाएगा गांधी जी, चौथे का हो जाएगा प्रति व्यक्ति, और पाँचवें का हो जाएगा आरबीआई, और छठे का हो जाएगा 24 दिसंबर। तो ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पर सारे आंसर हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का दिया हुआ है, इसके आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो जैसे कि पहला है थर्ड का, 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें केवल नाम बताने हैं, तो नाम यहाँ पर हो जाएंगे, एक तो है यहाँ पर ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे यहाँ पर जो है वो इन्होंने यहाँ पर एक मतलब दयनीय स्थिति के बारे में लिखा था महिलाओं की। और दूसरी जो महिला है वो है सावित्रीबाई फुले। ये यहाँ पर जो है उसका राइट आंसर होगा, सावित्रीबाई फुले। ये यहाँ पर जो है वो 2 आंसर हो जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पर जो है वो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों नाम आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण लिखिए। तो इसमें यहाँ पर कारण हो जाएगा कि इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। तो ये यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप जो थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स हैं यहाँ पर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पर जो है वो आपको सुनकर जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड के सेकेंड का। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी मशीनों, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कारखानों के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का, जूट का क्या उपयोग है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जूट का सर्वाधिक प्रयोग विभिन्न वस्तुओं को भरने या रखने के लिए बोरियां बनाने में होता है। आजकल जूट से मिश्रित वस्त्र, कालीन, दरियां, टाट, रस्सी व अन्य सजावटी सामान भी तैयार किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताएं। तो इसमें यहाँ पर आप जो है वो कोई 1 या 2 उपाय बता सकते हैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल के लिए नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जल संग्रहण क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करके यहाँ पर बाढ़ को रोका जा सकता है। या फिर आप लिख सकते हैं कि तटबंध की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाए। इस तरह के जो टॉपिक हैं ये यहाँ पर आप पॉइंट्स मतलब लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपके 6। इसमें पूछा है व्यापार किसे कहते हैं। तो व्यापार, इसमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, 2 या 2 से अधिक देशों, राज्यों या व्यक्तियों के बीच वस्तुओं एवं उसके मूल्य का आदान प्रदान किया जाता है, वह व्यापार कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रीय दल क्या है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय दल से अभिप्राय उन दलों से है जिनका आधार किसी क्षेत्र विशेष में होता है। कुछ सीमित क्षेत्रीय उद्देश्यों के साथ यह दल अपना धर्म क्षेत्र विशेष तक ही रखते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताइए। तो यहाँ पर आप कोई 2 लाभ यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, या व्यक्ति की गर्मिया को बढ़ाता है, या फिर इसके अलावा इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, टकरावों को टालने संभालने का ढंग देता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियाँ लिखिए। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, कोई 2 चुनौतियाँ लिखनी है, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार या आतंकवाद की समस्या, इसके अलावा देश में समानता, जातिवाद तथा आरक्षण की समस्या। ये यहाँ पर चुनौतियाँ आप लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जो है वो आपसे पूछ रहा है, इसमें सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फिर है 11th क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो हमें बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन, व्यापार इत्यादि आते हैं।
ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा विभिन्न देशों की लोगों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन किए ये थे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन थर्ड के सारे क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाता है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 16 तक हमें पूछे गए हैं। इसमें यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और हमें वर्ड लिमिट 50 रखनी है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, रोमानीवाद क्या है, व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। इसमें यहाँ पर जो है वो आंसर हमें लिखना है और बताना है। तो इसमें यहाँ पर स्क्रीन पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रवादी इस भावना का विकास संस्कृति के द्वारा करना चाहता है। इस विचारधारा को मानने वाले तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की जगह भावना और अंतर्विट पर जोर देते हैं। इसने कला, काव्य, कहानियों, लोक कथाओं और संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया। इसने सामूहिक विरासत और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाया। चित्रकला में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चित्रित किया, जैसे फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जेमिनिस। लोक कथा, भाषा और संगीत के माध्यम से जर्मनी और पोलैंड में राष्ट्रवाद विकसित किया गया। तो ये यहाँ पर जो है वो 4th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पे देखेंगे। 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे ही ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सुभेद्य जातियां क्या होती हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। तो ये यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा जा रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जैसे कि पहला लाभ हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं। बांधों के माध्यम से नहरों द्वारा खेतों तक जल पहुँचाना आसान हो गया है, जिससे लाखों क्विंटल अन्न की पैदावार होने लगी है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा, इन बड़े बांधों ने बाढ़ों के वेग को रोकने और लोगों को बर्बादी से बचाने में विशेष योगदान दिया है। तो ये यहाँ पे 7th का आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो इसमें आंसर होगा, जैसे कि रबी की फसल के लिए जिस फसल को शीत ऋतु में उपजाया जाता है उसे हम रबी की फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये यहाँ पर रबी की फसल है। फिर है खरीफ की फसल, जिस फसल को हम वर्षा ऋतु में उपजाते हैं उसे खरीफ की फसल कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 2 अंतर यहाँ पे लिखे हैं हमने। जैसे कि पहला अंतर है, यह देश के अंदर और उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है, ये स्थानीय व्यापार है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हो जाएगा, यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला व्यापार होता है। दूसरा अंतर हो जाएगा, एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है स्थानीय व्यापार में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग मुद्राएं चलन में होती हैं। तो 2 अंतर यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर स्क्रीन पर देखेंगे। जब किसी देश में सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है तो शासन की इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा, सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। तो ये 11 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
राजनीतिक दलों के सामने अनेक उद्देश्य होते हैं जो जीवन के हर पहलू राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि को छूटते हैं। वहीं दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है और वे उस उद्देश्य से हटकर परे देखने का प्रयत्न नहीं करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। तो इसमें यहाँ पर आंसर होगा, स्क्रीन पे आप देखेंगे। आर्थिक विकास का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय तक हमेशा वृद्धि होती रहे, जिससे लोगों के जीवन स्तर एवं आर्थिक कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। इसके बाद हम परिभाषा लिखेंगे। प्रति व्यक्ति आय मतलब कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर इसे ज्ञात किया जाता है। ये राष्ट्रीय आय का औसत है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की परिभाषा हो जाएगी। राष्ट्रीय आय किसी देश भर में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए। तो ये यहाँ पर जो है वो आप स्क्रीन पे आंसर देख सकते हैं। इसमें पहला अंतर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा खुली बेरोजगारी में। जैसे कि खुली बेरोजगारी वह है जहाँ योग्य और सक्षम व्यक्तियों को कार्य करने की इच्छा के बावजूद काम नहीं मिलता। और प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है तथा उनमें से कुछ लोगों के काम से हट जाने पर उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दूसरा अंतर हो जाएगा, इसके अंतर्गत काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काम उपलब्ध होता है, काम नहीं उपलब्ध होता है। और दूसरा यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए हो जाएगा, इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आंसर होगा, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या सुलझाती है। जैसे एक व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु नहीं है परंतु वह बाजार से कपड़ा खरीदना चाहता है तो मुद्रा का प्रयोग कर वह कपड़ा खरीद सकता है। इस प्रकार दोहरे सहयोग की समस्या का समाधान हो जाता है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, वे राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण एवं हिस्सेदारी संबंधी कमेटियों के साथ संलग्न हो सकते हैं तथा आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा, विभिन्न विभागों तथा सेवकों द्वारा गठित श्रम संघों तथा यूनियनों की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा, उपभोक्ता संघ एवं फोरम बना सकते हैं, वे इनका उपयोग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। और चौथा भी लिख सकते हैं, जैसे कि वे कानून विशेषज्ञों, वकीलों तथा पुलिस एवं उपभोक्ता न्यायालयों का सहारा भी ले सकते हैं। और पांचवा भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे आंसर मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिए हैं, जिससे यहाँ पर आपको नोट करने में इसको हेल्प मिल जाएगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। फिर है सेक्शन सी। अब यहाँ पर हमारे पास सेक्शन सी में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक पूछे गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपको 100 शब्द में आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पे आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको स्क्रीन पे आंसर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें यहाँ पर इसकी विशेषता हो जाएंगी, जैसे कि पहला पॉइंट है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उदारवादी राष्ट्रवाद एक व्यक्ति में स्वतंत्रता और समानता के लिए खड़ा था। दूसरा हो जाएगा, राजनीतिक रूप से इसने सहमति से सरकार की अवधारणा पर जोर दिया। तीसरा, यूरोप में मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समानता के लिए खड़ा था। और चौथा हो जाएगा, मध्यम वर्ग द्वारा मांग की गई आर्थिक उदारवाद बाजार की स्वतंत्रता और माल और पूंजी के आंदोलन पर राज्य के प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए खड़ा था। ये यहाँ पर जो है वो मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट है 18, संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क बताइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा, संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। दूसरा, भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता। ये तीसरा हो जाएगा, ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कोई 3 तर्क
दीजिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आंसर दिखाई दे रहा होगा। पहला तर्क हो जाएगा इसमें, जातीय और लोकतांत्रिक राजनीति की अन्योन्य क्रिया को आमतौर पर राजनीति में जातिगत संवेदना की संज्ञा दी जाती है। दूसरा हो जाएगा, जाति समूहों ने राजनीति को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाकर अस्मिता का दावा पेश करने और राज्य व्यवस्था में अपनी स्थिति सुधारने का मौका हासिल किया। तीसरा हो जाएगा, चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी और उनका व्यवहार बहुत सीमा तक जातिगत संवेदना और सामाजिक आर्थिक तत्वों को प्रभावित किया। और इसी तरीके से चौथा भी यहाँ पर आपको दे रखा है, आप चाहें तो इसको लिखें। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो इसमें आंसर होगा, जब विश्व के सभी देश के व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं तब विश्व के सभी बाजारों का एकीकरण हो जाता है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे, पहला प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है, इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। इसके अलावा दूसरा कारक हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। तो इसमें आंसर है, वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक मेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारे पास सेक्शन डी। सेक्शन डी में यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है और आपको शब्द सीमा 250 शब्द में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर है, अब 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला है और एक क्वेश्चन ये वाला है। इसमें से किसी एक का आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप जो है वो खुद से ट्राई करेंगे, यानी कि आप खुद से कोशिश करेंगे। इसका आंसर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर जो है वो पहले जो आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसमें विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो इसमें आंसर होगा, स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको रीड करने के लिए आंसर मिल ही रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी मैं यहाँ पर इसी तरीके से बताना चाहूँगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ट्राई करें। संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी संघवाद कैसे कहते हैं ये दिया हुआ है और साथ में इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये भी यहाँ पर आपको पॉइंट में दे रखा है। तो इसको भी आप चाहें तो नोट कर लें या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। फिर आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपको जो है वो मानचित्र के आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, मतलब जब आपका पेपर होगा उसी वक्त। तो उसमें यहाँ पर आपको जो है वो अलग अलग जो आपको जगह दी गई हैं उसको आपको जो है वो मानचित्र में अटैच करना है, मतलब आपको पॉइंट बताने हैं कि कहाँ पे जो है वो ये जगह होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको जो है वो पूरा पेपर जो है वो समझ में आया होगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।